तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और मैं फ़िलहाल हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई आज बात करते हैं, अगर अभी आपने इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में भी अभी नई नई नर्सिंग कंप्लीट की है और आप प्लान कर रहे हो कि अब मुझे आगे फ्यूचर में हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए या एज केयर। ये हर किसी के दिमाग में रहता है कि भाई कहाँ फ़ायदा है कहाँ नहीं। आज उसके ऊपर आपको अच्छे से डिटेल में बताते हैं कि कहाँ आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, कहाँ आपके लिए वर्कलोड ज़्यादा और कैसे कैसे एनवायरनमेंट रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ शुरू करते हैं। कोई बात कहाँ से। तो आज बात करते हैं कि भाई हॉस्पिटल और एज केयर में सबसे पहले तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है कि आपका वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ ज़्यादा होती हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में आपके पास स्टाफ काफ़ी ऐसा होता है जो आपका सीनियर स्टाफ होगा, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। आपकी मैनेजमेंट होगी जो आपको नर्सिंग में और अच्छे से गाइड कर पाएगी। अब को 90% होगा कि कोई ना कोई आपके पास है। आइदर इफ़ योर मैनेजमेंट इज़ नॉट देयर, तो आपके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो मिलेंगे आपको, कोई ना कोई स्टिल समवन इज़ देयर टू गाइड यू। अब एज केयर में क्या होता है? एज केयर में भाई अगर आप नॉर्मल आरएन हो तो आपका अलग पोजीशन है। अगर आप इंचार्ज हो इवनिंग या नाइट्स में, तो वहाँ आपके पास ऐसे कोई गाइड करने के लिए नहीं होता। आपको खुद डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट या रेजिडेंट के साथ हमें एग्जैक्ट आगे क्या केयर प्रोवाइड करनी चाहिए और कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। एक ये थोड़ा आपका भाई वर्किंग एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो भाई कि पेशेंट लोड का ऐसा होता है भाई, एग्जैक्ट नंबर तो अब मैं आपको कोई कहे कि भाई एज केयर में इतना है, हॉस्पिटल में इतना है, तो वो अलग पॉइंट हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हॉस्पिटल में हो, नॉर्मल वार्ड में आपके पास 4 पेशेंट होते हैं। अब आप एज केयर में हो, एज केयर में डिपेंड करता है। कुछ एज केयर्स में जो आरएन है वो मेडिसिन करते हैं। 20 to 30 पेशेंट्स आपका अप्रॉक्सीमेट आप लगा के चलो। अगर आप आरएन इंचार्ज हो और आपके पास एनरोल नर्स या आपके मेडकॉम्स कह देते हैं, जो पीसीएज होते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होते हैं, वो आपकी मेडिसिन करते हैं। तो आपके पास थोड़ी कम मेडिसिन आपको नहीं करनी होती। कुछ फॉर एग्जांपल कोई डबल साइन है, कोई डीडीए है, वो करना होता है। तो अब वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जो उनकी पॉलिसी है उस हिसाब से चलता है ये सब। अब आप हॉस्पिटल में, जैसे मैंने आपको बताया, 4 पेशेंट होते हैं, आपको चारों ही करनी होती है। अब एक ये भी बात है भाई कि आप एज केयर में आप ओरल मेडिसिन करते हो, कुछ आपके पास आईएम्स या इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल है, जो मैंने अभी बताया एज केयर की बता रहा हूँ, कि कुछ आपके पास मेडिसिन होती है और कुछ आपके पास थोड़े इंजेक्शन होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन जो हॉस्पिटल है भाई, उसमें आईवीज काफ़ी होंगी, आपको प्रोटोकॉल्स काफ़ी फॉलो करने पड़ते हैं। आपको पेशेंट के साथ क्या पता सीटी स्कैन हो रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कहीं भी आपको उनके साथ जाना पड़ता है और ये सारा चीज़ आपको खुद वहाँ करनी होती है। लेकिन अगर आप एज केयर में हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए पेशेंट, आपका जो रेजिडेंट है वो इमेजिंग के पास अपने आप मोबाइल उनकी एक्सेस वगैरह कैब वगैरह बुक करके वहाँ जाते हैं। अब अगर देखा जाए भाई एग्जैक्ट देखें तो मैं आपको एक बताऊँ। अब सीखने को एक पॉइंट आता है भाई, आप किस चीज़ में कहाँ क्या सीख सकते हो। अब दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप सीखने जाओ, जब हॉस्पिटल में आप जो नर्सिंग के आपके जो क्लिनिकल्स हैं वो आपके इम्प्रूव होते हैं, प्रीटी श्योर। अब जो दूसरा है एज केयर है, उसमें आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं भाई, टाइम मैनेजमेंट आप काफ़ी सीखते हो। अगर आपको 30 पेशेंट की मेडिसिन करनी है तो आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे टाइमली। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही राउंड होना है, 2-3 राउंड अगर हैं तो आप कैसे कर पाओगे। ये आपको काफ़ी अच्छे से सीखने को मिलेगा भाई। अब जो बात आती है, लगा लो कि अब जो आपका और एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है। अब आपके साथ जो हॉस्पिटल है उसमें आप होगे, आपके कुछ और स्टाफ होंगे, आपके पास क्या पता एआईएन हो, असिस्टेंट इन नर्सिंग, जो आपकी थोड़ी बहुत ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने में हेल्प कर सकता है। अब एज केयर में ऐसा होता है भाई, नॉर्मली आपके पास पीसीएज होते हैं, आपके पास ईएन होती है आरएन के पास, जो आपके थोड़ा और वर्कलोड कम होता है। अब एक आता है भाई कि एक क्वेश्चन ये आता है सभी का कि भाई जो एडीएल्स होते हैं, आपको क्लियर कहूँ तो पैड चेंज करना है, डर्टी पैड है उसको क्लीन करना है, कहाँ कैसे क्या रहता है। जो हॉस्पिटल है उसमें मोस्टली नर्सेज करते हैं। इट्स वो होलिस्टिक केयर जिसे कहते हैं, हॉस्पिटल में नर्सेज करते हैं। अब एज केयर में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करोगे। देयर आर चांसेस, जब आपका शॉर्ट स्टाफ है या यू नीड एन इमीडिएट हेल्प, जो हेल्थ पीसीएज होते हैं आपके, जो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए केयरर्स को एज केयर में, तो आपको हेल्प करनी पड़ सकती है, बट कम चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल। तो यहाँ कुछ लोग हॉस्पिटल चूज़ कर लेते हैं या एज केयर चूज़ कर लेते हैं कि मेरे को वो नहीं करना है या ये करना है। इट डिपेंड्स भाई कि एग्जैक्टली आप कैसे क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब आता है भाई कि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट या आपकी प्रमोशन टाइप की जो चीज़ें होती हैं। अब हॉस्पिटल में ऐसा है, आप हॉस्पिटल में पहले आरएन हो, फिर क्लिनिकल नर्स बन सकते हो,
उसके बाद आप नर्स कोऑर्डिनेटर या नर्स कंसल्टेंट बन सकते हो, नम बन सकते हो। ये सारे आपके लेवल अप होते रहते हैं। ऐसे ही एज केयर में भी है। एज केयर में RN हो, क्लिनिकल नर्स बन सकते हो, केयर मैनेजर बन सकते हो, रेजिडेंशियल मैनेजर बन सकते हो, आगे और मैनेजमेंट में जा सकते हो। अब जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसमें जा सकते हो। इट कीप्स ऑन गोइंग। ये इसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है भाई, दोनों चीज़ों में। ठीक है कि आपकी सैलरी हॉस्पिटल में ज़्यादा है या एज केयर में, ये हर किसी के दिमाग में रहता है कि हमें कहाँ पैसे ज़्यादा बन सकते हैं, काम कर रहे हैं तो। अब देखा जाए तो शुरू में तो क्या बता, आपका सिमिलर आपको पे ग्रेड लगेगी। हम 40 आपको हॉस्पिटल में दे रहे हैं, 40 आपको एज केयर में दे रहे हैं फ्रेशर्स के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये वेरी भी कर सकता है। पर अगर आप एज केयर में जब आप इंचार्ज करते हो तो उसके आपको अलग पैसे मिलते हैं भाई। ठीक है, हॉस्पिटल में इंचार्ज का ऐसा कोई सीन नहीं होता है। अब आती है भाई एजेंसी में। एजेंसी का ऐसा होता है कि दोनों कैजुअल होते हैं। वैसे तो कैजुअल के अच्छे पैसे होते हैं एज केयर और हॉस्पिटल में, पर अगर आप इंचार्ज शिफ्ट करो तो उसके थोड़े और पैसे हैं। तो पैसे अगर बनाने हैं भाई तो देखो एज केयर इज़ ए गुड ऑप्शन। अगर आपको क्लिनिकल स्किल्स देखनी है और आपकी थोड़ी लाइफ में कहूँ तो अ बिट लेस स्ट्रेसफुल, लेस थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा कम आपका स्ट्रेस रहे, तो उसके लिए हॉस्पिटल एक अच्छी जगह है जहाँ आप जाते हो, अपना काम करते हो एंड यू गो। ओके। अब एक और अच्छी ये सीन है भाई, हॉस्पिटल में पेशेंट रोटेट होते रहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपका एक पेशेंट आ गया तो ये साल साल तक वही रहेगा, नहीं। हाँ, पर एज केयर में ऐसा है कि वो जो रेजिडेंट आ गया वो क्या पता काफ़ी साल तक वहाँ हो। आई एम नॉट श्योर कि कैसा होगा वो, उसके साथ कैसे डील करना पड़ता है, उसकी वजह से अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो इसके लिए हॉस्पिटल एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज ये बात थी भाई कि आपको हॉस्पिटल और एज केयर का थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपको कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। बाकी भाई अब आज की स्थिति में तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में कहीं जॉब मिल जाए, एक बार शुरू करो। आपके जो रेज्यूमे है उसमें ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा और मैं ऐड कर देता हूँ कि अब जो हॉस्पिटल और एज केयर है, वैसे जनरली तो दोनों की 8 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं। हाँ, हॉस्पिटल में रात की 10 घंटे की शिफ्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप देखो हॉस्पिटल में कुछ जगह कुछ वार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 12 घंटे की शिफ्ट होती है। एज केयर में ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अब और स्टाफिंग का भी ऐसा होता है कि एज केयर में डिपेंड करता है आपके बेड्स कितने, आपके पास फंडिंग कितनी है, तो इन सब चीज़ों पर। तो भाई ये बात थी कि अब आप आई एम प्रीटी श्योर आपके समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। हर किसी की अपनी चॉइस होती है भाई, कोई कहीं शुरू करता है, कोई कहीं शुरू करता है। मैंने शुरू एज केयर में किया था, अब मैं एज केयर और आपके हॉस्पिटल सब जगह करता हूँ, तो अब अलग सीन है। ठीक है भाई, अब अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है भाई, कोई भी थोड़ी सी भी डाउट है आपको, मैं कहूँगा भाई प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, आपका कुछ भी ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, तो आप मेरे से कॉल बुक कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कॉल का, या आपको कमेंट में भी पिन कर दूँगा मैं, लिंक है जो कॉल के लिए। आप वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपके लिए पूरा रोड मैप आपको बताएंगे भाई, ये पूरा आपका रोड मैप होगा। आपको प्रोसेस करनी है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की, कहीं की भी, आपको उसमें भी कुछ हेल्प चाहिए तो विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। तो बाकी दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं। ऐसे ही आप आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, राम राम।